Hi guys, welcome back to Rapid Revision series. Myself, C. Vikal Gupta. So in this video, we are covering rapid revision of SDG and ESG और साथ साथ हम PSU को भी कवर करेंगे. SDG एंड ESG थोड़ा सा रैपिड वे में कवर करेंगे और जब हम बात करते हैं SDG एंड ESG की तो इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का. सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे. 3 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, ESG, और उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग कैसे होती है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कैसे होती है, हमें क्यों करनी चाहिए रिपोर्टिंग, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके रिगार्डिंग बात करें. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. अब आपको पता लगा कि यार सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क्स बताया कि ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं जिसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हो. जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने के लिए आप इंडेस को यूज करते हो, ऐसे ही सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग सर्टेन फ्रेमवर्क्स गिवन है. तो उसके बाद हमारे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करेंगे जहां पे हम 6 कैपिटल की बात करेंगे. इसके बाद अब आ गया इंडिया के अंदर. अब तक तो पूरे ग्लोबल लेवल की बात कर रहा था, अब इंडिया के अंदर आ गया तो सेबी ने कुछ कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया कि आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो भी BRSR रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. जैसे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की होती है वैसे ही BRSR रिपोर्ट है, उसके अंदर 9 प्रिंसिपल को आप डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. उस 9 प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद आप देखोगे कि यार क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, मेथडोलॉजी क्या होगी BRSR रिपोर्ट के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सर ये होता क्या है? इट मींस आप सिर्फ और सिर्फ खुद की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में भी कि उस पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना हो. आप सोच रहे हो फ्यूचर जनरेशन की नीड के बारे में भी, आप प्रेजेंट नीड को भी कंसीडर कर रहे हो. साथ साथ कोई अपने एम्प्लॉय के बारे में भी सोच रहे हो, आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, उन सबको लेके आप ग्रोथ करते हो, तो उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी इसके 3 पिलर होते हैं सस्टेनेबिलिटी के. कौन कौन से? हमारा एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट मींस आप कितना पोल्यूशन कर रहे हो, आप कितना वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी यूज कितनी कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमम यूज कर रहे हो नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग बात करता है एनवायरमेंट. सोशल मींस आपका रिलेशनशिप कैसा है, किसके साथ, आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ कैसा है, पीपल के साथ कैसा है, उन सबको कंसीडर करता है सोशल की भैया एम्प्लॉय वेलबींग कैसा है, आपका प्रोडक्ट पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं है, उन सब चीजों की बात करता है सोशल. फिर आता है हमारा गवर्नेंस. गवर्नेंस मींस आपके इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कैसे हैं, आपकी प्रैक्टिसेस कैसे, कंट्रोल कैसे, आप कंप्लाई तो कर रहे हो ना लॉ एंड रेगुलेशन का, कहीं आप अनएथिकल बिजनेस तो नहीं कर रहे, उन सब चीजों के रिगार्डिंग बात करेगा गवर्नेंस. तो जब भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तो आपको ESG तीनों को कंसीडर करके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. तीनों को मिलाओगे जब आपके सस्टेनेबिलिटी बनेगा. अब इसके अंदर रिपोर्टिंग होती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म में. सब क्वांटिटेटिव टर्म तो पता है, क्वालिटेटिव टर्म का मींस इट मींस आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दोगे ESG के रिगार्डिंग और आप बताओगे भैया हम मोटिवेटेड है उस गोल को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग, तो वो हमारा हो जाता है क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग. क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग मींस आप KPI से मेजर कर रहे हो अपनी प्रोग्रेस. KPI मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से आप मेजर कर रहे हो प्रोग्रेस टुवर्ड गोल्स, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग हो जाता है. अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी कंसीडर करने पड़ेंगे. आपकी जो ESG प्रैक्टिसेस होंगी वो अलाइन होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के. ये हमारे 17 गोल्स की बात करता है, बट आपको सारे लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप टोटल 10 भी लर्न कर लोगे तो भी चल जाएगा. कौन कौन से लर्न करें? सबसे ज्यादा पुअर पर्सन को चाहिए क्या होता है कि भैया जीरो हंगर हो, नो पुअर्टी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, जेंडर इक्वालिटी हो जाए, रिड्यूस हो जाए इनइक्वालिटी. सबसे पुअर पर्सन को क्या क्या चाहिए होगा कि जीरो हंगर हो, नो पुअर्टी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, रिड्यूस कर दो इनइक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी दे दो. सबसे पुअर पर्सन को यही चाहिए होता है. इसके बाद आप बन गए मिडिल क्लास. मिडिल क्लास पर्सन को क्या चाहिए होगा? यार गुड हेल्थ हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिल जाए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिल जाए, सस्टेनेबल सिटीज मिल जाए जहां पे हम रह सके, साथ साथ वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाए डिसेंट, वही चाहिए होता है. तो ये दोनों आपको लर्न करने पड़ेंगे. सबसे पुअर पीपल को क्या चाहिए होगा? भैया जीरो हंगर हो, नो पुअर्टी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए मुझे, और साथ साथ रिड्यूस हो जाए इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी हो जाए. मिडिल क्लास पर्सन को क्या चाहिए होगा कि भैया गुड हेल्थ हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिल जाए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिल जाए, सस्टेनेबल सिटीज मिल जाए और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाए. तो ये सारे गोल्स को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. इन सब चीजों के रिगार्डिंग बात करता है. आपको 10 गोल्स तो लर्न हो ही जानी चाहिए. इसके बाद आता है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग. हम सर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्यों करें, हम रिपोर्टिंग करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया आज के टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर तो छोड़ो कस्टमर भी,
उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो सस्टेनेबल है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये पब्लिकली रिपोर्टिंग होती है। इसमें आप इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल जो भी इंपैक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हो। साथ साथ आप ये भी बताओगे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको वो भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये पूरी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की बात करता है। सर इसके बेनिफिट क्या होंगे? इसके बेनिफिट को सोचने के लिए आप टाटा ग्रुप के बारे में सोचो। टाटा ग्रुप के बारे में सोचते ही आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, इंडियन पर्संस को ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्यों ट्रस्ट बिल्ड होता है? क्योंकि वो एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, वो सोसाइटी के बारे में सोचता है, उसका प्रोडक्ट इतना हार्मफुल नहीं होता। तो वैसे ही आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होती है जब भी आप सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करते हो। लोगों को लगता है कि आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, आप एनवायरमेंटल के बारे में सोच रहे हो, आप एम्प्लॉय सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, आपकी गवर्नेंस पॉलिसीज क्या है, एथिकल बिजनेस को प्रमोट करती है। तो भैया लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होता है। स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंडिंग मिलती है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और साथ साथ आपको बेटर पोजीशन पे लेके आती है आपके कॉम्पिटिटर से। ये सारे बेनिफिट होते हैं, इसको आप लर्न कर लेना, 3 बेनिफिट। तो अब इसके बाद आता है, आपको पता लगा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब आता है ग्लोबल ट्रेंड क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का, आप कैसे कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हो उसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क की बात करिए। एक आता है हमारा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। इसके अंदर आप इकोनॉमिक इंपैक्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करते हो। एक आता है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। इट मींस आपका जो जीएचजी एमिशन है, वाटर है, फॉरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग बात करोगे तो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट भी आपका एक फ्रेमवर्क है। एक आता है हमारा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये पूरा की पूरा कंबाइन कर दिया। इसके अंदर आपका ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव भी आ गया, कार्बन एमिशन भी आ गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज भी आ गई, आपके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज भी आ गई। तो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मींस पूरा की पूरा इंटीग्रेट करके दे दिया, सबकी रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी, वो आएगा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसके अंदर हम बात करते हैं 6 कैपिटल की। सर कौन कौन से 6 कैपिटल की बात करेंगे? इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करता है। सर इसका मतलब क्या है? ये निमोनिक्स है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, सोशल कैपिटल की बात करेंगे, नेचुरल कैपिटल की बात करेंगे, और फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल की बात करेंगे। जब हम बात करते हैं फाइनेंस कैपिटल, क्या होता है? जो आप फंड को लेके आ रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम बोलते हैं फाइनेंस कैपिटल। ये भैया इक्विटी की फॉर्म में भी हो सकता है, डेट की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है मैन्युफैक्चर कैपिटल। क्या होता है सर? जो भी आप के इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आप टूल्स हैं, जो आप प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपकी होती है मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। फिर आता है हमारा नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मींस जो भी आप इनपुट यूज कर रहे हो, जो भी चीजें आप नेचर से ले रहे हो, जैसे वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, तो वो सारे नेचुरल कैपिटल की बात करते हैं। फिर आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या आएगा? आपके एम्प्लॉइज, उसके रिगार्डिंग बात करेगा, उनके रिगार्डिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस, उनकी कैपेसिटी, लॉयल्टी एंड मोटिवेशन, वो सारी आपकी ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते हैं। फिर आता है हमारा सोशल कैपिटल। भैया आपका रिलेशनशिप कैसा है सोसाइटी के साथ में, आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके एम्प्लॉइज के साथ में, ईच कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ नेटवर्क जो आपको एडवांटेज दे, तो वो आपको सोशल कैपिटल के अंदर आता है। फिर आपका आता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। सर ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है? इट मींस आपका इंटेंजिबल एसेट, जो आज तो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा बट फ्यूचर में आपको बेनिफिट जरूर देगा। ये भैया आपका इन्वेस्टमेंट इन R&D हो सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा अगर वो डेवलपमेंट फेज में आ गया तो। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा एक्सटर्नल रिलेशनशिप जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, तो वो सारी चीजें आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर आ जाती है। तो ये आपके 6 कैपिटल थे, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करता है, तो वो हमारा पूरा पूरा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 कैपिटल का पार्ट बन जाता है। अब आ गए हम इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर BRSR की बात होती है। सेबी ने मैंडेटरी करा है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को कि भैया आपको BRSR की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर BRSR की रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? एक तो सेट ए होगा जिसके अंदर जनरल डिस्क्लोजर की बात करेगा कि एंटिटी क्या है, क्या वर्क करती है, उसके प्रोडक्ट क्या है, ऑपरेशन क्या है, एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज, काफी बेसिक डिटेल आएगी। सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर। इसके अंदर मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, पॉलिसीज क्या है, उस सब की चीजों के रिगार्डिंग बात करेंगे, ये भी बेसिक बात करेगा। जो हमारा सेक्शन सी है वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अलाइन करना पड़ेगा 9 प्रिंसिपल्स के साथ, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, वो हमारा सेक्शन सी बात करता है। और इसी के अंदर हमारे 2 इंडिकेटर आते हैं, एक असेंशियल इंडिकेटर, एक लीडरशिप इंडिकेटर। असेंशियल इंडिकेटर आपके लिए मैंडेटरी है, उसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और लीडरशिप इंडिकेटर आपके लिए ऑप्शनल है, आपको देख लेना।
इसको आप रीड कर लेना, कौन कौन सी चीजें आती हैं, बस रीड करने के रिगार्डिंग है। फिर आता है हमारा 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR। अभी 9 प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो भी लाइन वाइज लर्न करने पड़ेंगे, कौन सा प्रिंसिपल का कौन सा नंबर है और उसके अंदर क्या बात करता है, वो सारी चीजें आपको लर्न करने पड़ेंगे। बट टेंशन मत लो, यहाँ पे हम लर्न भी करा देंगे। अब जब 9 प्रिंसिपल की बात हुई तो आपको ये सारे चार्ट से पूरे पूरे 9 प्रिंसिपल पूरा कवर हो जाएगा कि भैया एथिकल बिजनेस है ना, वो सेफ प्रोडक्ट बनाता है। भैया जो एथिकल बिजनेस है, टाटा का बिजनेस है, वो सेफ प्रोडक्ट बनाएगा। अब वो अपने एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में सोचेगा, क्योंकि भैया एम्प्लॉय तो बनाएंगे आपके प्रोडक्ट, उसके वेलबींग के बारे में सोचो। उससे बाहर निकलते ही आपको पकड़ लिया स्टेक होल्डर्स ने, वो बोला भैया हमारे भी तो इंटरेस्ट दो, हमने जो इन्वेस्टमेंट करा हमें भी तो रिटर्न दो, तो आपने स्टेक होल्डर्स को भी कंसिडर करके चले। उससे बाहर निकलते ही आपको ह्यूमन राइट वालों ने पकड़ लिया, तो आपने ह्यूमन राइट को भी कंसिडर करके चले। उससे बाहर आते एनवायरमेंट वालों ने पकड़ लिया कि भैया तू तो ह्यूमन राइट को तो कंसिडर कर रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट को भी तो कंसिडर कर, तो हार्मफुल इफेक्ट मत कर एनवायरमेंट पे, तो उसके रिगार्डिंग आपने एनवायरमेंट को भी कंसिडर करा। फिर एनवायरमेंट से जैसे ही बाहर निकले आपको पकड़ा पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, वो बोलते हैं कि भाई तूने एनवायरमेंट का कंप्लाई कर रहा है, अच्छी बात है, ह्यूमन राइट का कंप्लाई कर रहा है, अच्छी बात है, बट तू लॉ का तो कंप्लायंस कर, लॉ एंड रेगुलेशन का तो कंप्लायंस कर, तो आपने भैया वो भी कंसिडर करा। अगर आपने इतनी सारी चीजों को कंसिडर कर लिया तो आपकी हो जाएगी इंक्लूसिव ग्रोथ, आपकी कंपनी की होगी इंक्लूसिव ग्रोथ। बट सर हम कस्टमर के बारे में कब सोचेंगे? भैया कस्टमर के बारे में तो हम सबसे लास्ट में सोचेंगे, तो आपका प्रिंसिपल 9 क्या होगा? कस्टमर के बारे में होगा। ऐसे ही हमारे 9 के 9 प्रिंसिपल कवर हो जाते हैं। एथिकल बिजनेस हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, सेफ प्रोडक्ट बनाना हमारा सेकंड प्रिंसिपल हो गया। फिर आप वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय के बारे में सोचोगे, इट मीन आपका थर्ड प्रिंसिपल हो गया। फोर्थ आपके स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचोगे, उसको रिटर्न दोगे, तो उसके बारे में हो गया हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या होगा? स्टेक होल्डर से बाहर निकलते आपको ह्यूमन राइट वालों ने पकड़ा, वो आपके हो गए फिफ्थ प्रिंसिपल। उससे बाहर निकलते आपको एनवायरमेंटल वालों ने पकड़ा, वो आ गया सिक्स्थ प्रिंसिपल। उससे बाहर निकलते आपको लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा, पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पकड़ा, वो सेवंथ प्रिंसिपल हो गया। और इन सबको कंप्लायंस करोगे तो आपकी होगी इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मींस एट्थ प्रिंसिपल। और सबसे लास्ट में आप क्या कंसीडर करोगे? कस्टमर को कंसीडर करोगे, वो होगा हमारा नाइन्थ प्रिंसिपल। ऐसे आपके नाइन्थ की 9 प्रिंसिपल लाइन वाइज लर्न हो जाएंगे आपको। अब एक एक प्रिंसिपल के रिगार्डिंग बात करते हैं, एक एक प्रिंसिपल की बात करेंगे। जब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या? एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब एथिक्स से रिलेटेड आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो और स्टेक होल्डर से डिस्कस कर दो। जैसे हमारा पी का एथिक्स है, वो भी हमारे ऑडिट के अंदर है और वो डिस्क्लोज करते हैं मेंबर के साथ। ऐसे ही आप डेवलप करो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर और वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करो। ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग क्या बोलते हैं? आप पूरे डिस्क्लोजर दो, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दो, एनकरेज करो देयर प्रिंसिपल को कंप्लाई करे, एक्सेप्ट करे, उसके रिगार्डिंग आप ट्रांसपेरेंसी रखो। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस जो भी प्रिंसिपल का कंप्लायंस ना करे उसके रिगार्डिंग आप प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये आपका प्रिंसिपल 1 बात करता है। प्रिंसिपल 2 क्या बात करता था? हमारा एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट। सेफ प्रोडक्ट मीन सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। जब सेफ की बात करेंगे तो भैया आप एडुकेट करो, अवेयर करो अपने कस्टमर को रिगार्डिंग देयर राइट एंड बेटर क्वालिटी लाइफ। इसके रिगार्डिंग आपको अवेयर करना पड़ेगा। सस्टेनेबल मींस आप ऐसे मेथड और टेक्नोलॉजी को यूज करो जो मिनिमम रिसोर्स को यूटिलाइज करे। अगर मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा तो आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल होगा। साथ साथ रिड्यूस करो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप ज्यादा यूज मत करो नेचुरल रिसोर्स को, लिमिटेड यूज करो, रिड्यूस करो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनकरेज करो रिसाइकिल एंड रीयूज। ये आपका प्रिंसिपल 2 बोलता है, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद क्या आएगा? जब आपने सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप अपने वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय के बारे में सोचोगे, प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉय। जब वेलबींग के बारे में सोचोगे तो भैया आप सोचो उसके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ टाइमली पेमेंट करो उनके वेजेस कंपनसेशन का। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ कंप्लायंस करो भैया, लॉ एंड रेगुलेशन भी तो है आपके एम्प्लॉय के टुवर्ड में, उसका कंप्लायंस करो। कहीं आप चाइल्ड लेबर तो नहीं रख रहे, इसलिए उसको प्रिवेंट करो चाइल्ड लेबर को। साथ साथ बॉन्डेड लेबर को भी आप प्रिवेंट करोगे और इसके साथ साथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करोगे। ये आपका प्रिंसिपल 3 बोलता है। प्रिंसिपल 4 क्या बोलता है? रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे ही आप वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय से बाहर निकले, आपको स्टेक होल्डर्स ने पकड़ लिया तो उनको रिगार्डिंग आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उनके साथ शेयर करो बेनिफिट इन द इक्विटेबल मैनर। भैया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ बेनिफिट भी तो शेयर करोगे। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रखो उनके साथ और आइडेंटिफाई करो इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन सी है, उनके रिगार्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका 4th प्रिंसिपल बोलता है। 5th प्रिंसिपल क्या बोलता था? जैसे ही आप स्टेक होल्डर से बाहर निकले, ह्यूमन राइट वालों ने आपको पकड़ लिया, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट।
जब हम रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो भैया रिकॉग्नाइज करो एंड रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट कौन कौन से उसके रिगार्डिंग आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और साथ साथ प्रमोट करो। सर हम प्रमोट कैसे करें ह्यूमन राइट को? अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आप प्रमोट कर सकते हो। साथ साथ आप क्या करो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग लो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीजों आप कंसिडर करना पड़ेगा प्रिंसिपल 5 में। जैसे ही आप ह्यूमन राइट से बाहर निकले, एनवायरमेंटल वालों ने पकड़ लिया, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करो एनवायरमेंट को। जब हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे सर? हम नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स को ऑप्टिमम मैनर में यूज करेंगे जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। साथ साथ रिस्टोर के रिगार्डिंग क्या करो, आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डेवलप करो जो असेस करें एंड रेक्टिफाई करें इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, और साथ साथ क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ देखो भैया आप क्या इंप्रूव कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, ये सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर ऑफ एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे ही आप एनवायरमेंट से बाहर निकले, आपको पकड़ लिया भैया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कि भैया आप पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी कंप्लायंस करो, तो उसके रिगार्डिंग एनकरेज करो फेयर कंपटीशन और प्रिवेंट करो ह्यूमन राइट अब्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप इन सबको कंसीडर करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। आप प्रमोट कैसे करोगे इंक्लूसिव ग्रोथ को? आप क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाओ और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दो। साथ साथ ग्रोथ कैसे होगी आपकी, आप रिव्यू करो, मेजर करो, ट्रैक करो, एडवर्स इंपैक्ट जो भी होगा आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको आप मेजर करो, साथ साथ मिटिगेट करो और आइडेंटिफाई करो, एड्रेस करो एडवर्स इंपैक्ट। साथ साथ आपको लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में आपको रिव्यू करना पड़ेगा जिससे आपके इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा। अब जब इन सारी चीजों को डेवलप कर रहे हो तो सबसे लास्ट में कस्टमर के बारे में सोचो, तो कस्टमर के बारे में भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वैल्यू टू द कंज्यूमर इन रेस्पॉन्सिबल मैनर। कैसे प्रोवाइड करोगे? रिड्यूस करो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको रिड्यूस करो, साथ साथ ट्रांसपेरेंट रखो, एक्यूरेटली डिस्क्लोज करो सारे एडवर्स इंपैक्ट कस्टमर के साथ, जिससे क्या होगा उसको आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। साथ साथ रेस्पॉन्सिबल मैनर मींस राइट टू मेंटेन प्राइवेसी टू द कस्टमर डेटा, आपके पास जो कस्टमर डेटा आएगा उसको मेंटेन करो, प्राइवेसी मेंटेन करो। सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल वे ऑफ यूसेज एंड रीयूज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी आप कंसीडर करना पड़ेगा जिससे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कस्टमर को। तो ऐसे हमारे 9 की 9 प्रिंसिपल कवर हो जाते हैं। एक बार ये चार्ट को वापस देखो कि एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट। सेफ प्रोडक्ट कौन बनाएगा? एम्प्लॉय, उनके वेलबींग के बारे में सोचो, उनसे बाहर निकलते स्टेक होल्डर से पकड़ा, उनको भैया रिटर्न दो, इक्विटेबल मैनर में बेनिफिट शेयर करो। जैसे ही उससे बाहर निकलोगे ह्यूमन राइट वाले पकड़ लेंगे, बोलेंगे भैया हमारे बारे में तो सोच लो, आप अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर ह्यूमन राइट को इनकॉर्पोरेट करो और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग। जैसे ही उससे बाहर निकले आपको पकड़ लिया एनवायरमेंटल वालों ने, एनवायरमेंट वाले बोल रहे हैं भैया प्रमोट करो एंड रिस्टोर करो एनवायरमेंट को। कैसे कर सकते हैं सर? मैन मेड रिसोर्स को यूज करो, वो भी ऑप्टिमम मैनर में यूज करो, और साथ साथ रिस्टोर कैसे कर सकते हो, आप देखो क्या इंप्रूव कर सकते हो उससे। जैसे ही बाहर निकलोगे एनवायरमेंट से बाहर निकलते आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी वालों ने पकड़ लिया कि भैया रिड्यूस करो ह्यूमन राइट के जो अब्यूज कर रहे हो उसको रिड्यूस करो, फेयर कंपटीशन रखो, उसके रिगार्डिंग बात करता है। फिर आप इन सब चीजों को कंसीडर कर रहे हो तो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा, उसमें आपको लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में रिव्यू करना पड़ेगा और 2-4 पॉइंट होते हैं वो आप कंसीडर कर लेना। और सबसे लास्ट में हम कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि भैया उसको एडवर्स इंपैक्ट सारे डिस्क्लोज करें, नेगेटिव एडवर्स इंपैक्ट को हटा दें और साथ साथ उनके साथ ट्रांसपेरेंसी भी रखें, वो सारी चीजें बात करता है हमारे कस्टमर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा पूरे 9 प्रिंसिपल को कवर कर लिए। अब हम चलते हैं 9 प्रिंसिपल्स के बाद हमारी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बात आती है। जब रिपोर्टिंग की रिगार्डिंग बात आती है आपको SSAE 3410 SSAE 3000 इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये अभी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के ऊपर। साथ साथ आपको SA 720 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सर SA 720 कहां से आ गया इसके अंदर? जब आप क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर दे रहे हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दे रहे हो, वो अदर रिपोर्टिंग में चला जाएगा। अदर रिपोर्टिंग में चला गया तो आपको SA 720 को कंसीडर करना पड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके रिगार्डिंग आता है मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन BRSR। कौन कौन से मेथड की तरह आप प्रोवाइड करोगे? तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा। पहले तो आप प्रिलिमिनरी रिव्यू करो ESG रिपोर्ट को, आपने रिव्यू कर लिया, फिर आप ऑन साइट जाके असेसमेंट करो, वेरीफाई करो। ऑन साइट असेसमेंट कर ली, आप इशू करो असेसमेंट रिपोर्ट को और असेसमेंट स्टेटमेंट को। आपने जैसे ही असेसमेंट रिपोर्ट को इशू करा तो आपके पास क्लैरिफिकेशन आएंगे, आपको रिस्पॉन्स रिसीव होगा, उसको रिव्यू करो। सब चीज रिव्यू कर ली तो आप सबमिट करो आपकी फाइंडिंग ऑन साइट असेसमेंट, जो आपने ऑन साइट असेसमेंट करी उसके रिगार्डिंग जो भी फाइंडिंग्स है उसको सबमिट करो। फिर आप प्रिपेयर करो असेसमेंट और फाइनल रिजल्ट ऑफ असेसमेंट को कंसीडर करो। ऐसे आपको सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले आप क्या देखो, प्रिलिमिनरी रिव्यू
रिव्यू देखोगे ईएसजी रिपोर्ट के रिगार्डिंग, ऑन साइट असेसमेंट करके आओ, फिर आप सबमिट करो आपकी असेसमेंट रिपोर्ट, फिर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेंगे, आपको फाइंडिंग्स मिलेगी, उसके रिगार्डिंग आपको रिव्यू करो, फिर आप सबमिट करो आपकी जो भी फाइंडिंग्स है ऑन साइट असेसमेंट की, प्रिपेयर करो असेसमेंट रिपोर्ट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ असेसमेंट को कंसीडर करो। ये सारी बात करती है आपकी मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग। अब आता है रोल क्या है ऑडिटर का इन कंसीडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, जो कि ऑलरेडी नवंबर 24 में पूछा जा चुका है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रोल होगा। आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको डिस्क्लोजर देने पड़ जाएंगे, अगर मैंडेटरी कर दिया कंपनी को तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे क्लाइमेट रिलेटेड के रिगार्डिंग, तो आपको वहां पे ऐसे 720 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा अदर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब भैया इन्वेस्टर भी चाहता है कि भाई हमें पता लगे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करना पड़ेगा, और वो रिस्क कैसे रिलेवेंट है ऑडिट के रिगार्डिंग, आपको उसके रिगार्डिंग भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। इसके बाद कैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एड्रेस करोगे, उसके रिगार्डिंग भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और आप चाहे ईओएम पैराग्राफ के अंदर भी अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो ये सारे रूल होते हैं ऑडिटर के, बट यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी नवंबर 24 में आ चुका है, और ये क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर है यूके के अंदर, इसको जस्ट आप रीड कर लेना। ये पूरा हमारा ईएसजी चैप्टर की बात करता है। नाउ वी आर मूविंग टू पीएसयू चैप्टर। जब हम चलते हैं पीएसयू चैप्टर के अंदर, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब जब ऑडिट ऑफ पीएसयू चैप्टर की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज हार्ड है और इसका सीक्वेंस नहीं पता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें क्या क्या चीजें करनी है और किस वे में चलती है इसके अंदर। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रैपिड वे में, फटाफट पूरा काफी अच्छे से इसको कवर करेंगे। जब हम आते हैं इसके चार्ट्स पे जो मैंने बनाया हुआ है ओवरव्यू चार्ट्स, जब हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ पीएसयू की, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है पीएसयू के अंदर। एक तो होता है डिपार्टमेंट मैनेज अंडरटेकिंग, जैसे इंडियन रेलवे, वो इसके अंदर कवर होगा। गवर्नमेंट जो भी कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी 51% या उससे ज्यादा कोई शेयर होल्ड कर रखे स्टेट गवर्नमेंट या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज होगी, वो भी कवर होगी। कॉर्पोरेशन लाइक एलआईसी, वो भी पीएसयू के अंदर कवर होगा। इट मींस इन सबके ऑडिट कंडक्ट होंगे। अब कराएगा कौन इनका ऑडिट, वो आता है C&AG ऑडिट कंडक्ट कराता है थ्रू IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसका हेड होता है ऑडिट C&AG, वो ऑडिट कंडक्ट कराता है। अब C&AG ऑडिट कंडक्ट करा रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में वो फर्म को अपॉइंट करेगा, फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा कि भैया तुम ऑडिट कंडक्ट करो। उनको डायरेक्शन कौन देगा, C&AG डायरेक्शन देगा, और उसी केस में सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो भैया CA ऑडिट रिपोर्ट देगा उसके विद इन 60 डेज सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है। अब जब ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट हो रहा है उसको हम कमर्शियल ऑडिट भी बोलते हैं, और इसका जो एज है वो मैक्सिमम 65 हो सकता है, और इसका टर्म है वो 6 ईयर का होता है। ये सारी बेसिक डिटेल थी C&AG के बारे में। अब सर C&AG ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, अब वो भेजेगा पार्लियामेंट में कि भैया पार्लियामेंट में जाएगी, ये ऑडिट रिपोर्ट है इन सारी कंपनीज की, ये सारे कॉर्पोरेशंस की। अब पार्लियामेंट में जाके मिनिस्टर बोलते हैं भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है इतनी सारी ऑडिट रिपोर्ट को चेक करूं, तो पार्लियामेंट ने क्या करा, 3 कमेटी बना दी, PAC कमेटी, EC कमेटी, कोपू कमेटी। इनको बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी। ये रिव्यू करते हैं उस ऑडिट रिपोर्ट को। सिंपल टर्म में बोले तो जो PAC कमेटी है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, उनके अकाउंट्स का ऑडिट रिपोर्ट जो भी होगी वो PAC रिव्यू करेगी। और कोपू क्या करती है, जो भी PSU होते हैं, जो भी हमारी कंपनीज होती है गवर्नमेंट कंपनीज, उसकी ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग कौन चेक करेगा, कोपू चेक करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जो एस्टिमेशन कमेटी जो होती है, जो हमारी EC कमेटी होती है, सर ये क्या करती है, ये जो भी एस्टिमेट्स होते हैं, लाइक आपका कोई प्रोग्राम है, लाइक आप यमुना क्लीन के लिए आपने कोई इनिशिएटिव चालू करा, आपने बोला कि मैं 10,000 करोड़ रुपए लगा के यमुना को क्लीन करूंगा। अब वो जो एस्टिमेशन लगाया है उसके रिगार्डिंग रिव्यू कौन करेगा, एस्टिमेशन कमेटी रिव्यू करेगी। तो ये तीनों कमेटी का यही काम है, ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना। एस्टिमेशन कमेटी का ये काम है, जो भी बजट लेके आ रहे हो उसके जो एस्टिमेट है उसको रिव्यू करना कि भाई सही एस्टिमेट है या नहीं है, सिर्फ रिव्यू करने का काम है। बाकी चीजें हम इसके अंदर डिटेल में चेक करेंगे। अब इन्होंने क्या करा, रिव्यू करा, ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करा, फिर ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट में भेजेंगे, भैया हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, कमेंट्स क्या है, वो पार्लियामेंट में भेजेंगे रिपोर्ट के साथ। अब जब ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स भेजे तो इसमें जो मिनिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, जो डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में ऑडिट रिपोर्ट थी,
वो भी भैया कमेटी को इन्फॉर्म करेगा हमने क्या एक्शन लिया है, उसके बारे में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जिसके रेस्पेक्ट में ऑडिट रिपोर्ट थी वो बताएंगे कमिटीज को कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी कमेंट्स थे उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या एक्शंस लिए हैं, वो सारी चीजें किसको बताएंगे, कमेटी को बताएंगे। अब कमेटी के पास आए एक्शंस, अब जो कमेटी क्या करेगी, उसको एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगी और वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी। तो ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है। सीएनडीजी ने क्या करा भाई, ऑडिट रिपोर्ट बनाए, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं था तो उन्होंने 3 कमेटी बना दी, पीएसी कमेटी, ईसी कमेटी, कोको कमेटी, जो ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करेगी। रिव्यू करा, उसमें जो ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स होंगे वो पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में चले गए, और जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट थी वो इन्फॉर्म करेगी कमेटी को जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं। अब वो एक्शंस कमेटी को इन्फॉर्म करे तो कमेटी क्या करेगी, उस पर एटीआर रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट्स में दे देगी। ये पूरा हमारा एक ओवरव्यू था बेसिक का, कैसे कमेटी वर्क करती है, कैसे सीएनडीजी का वर्क होता है, पूरी चीजें बात थी। अब इन दोनों के बीच में लिंक क्या आता है, सीएनएजी एंड कमेटी के बीच में लिंक क्या है। सीएनडीजी क्या है, एक फ्रेंड है, फिलोसफर है एंड गाइड है कमेटी का। सर ये कैसे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट सीएनडीजी बनाता है उसी के ऊपर वर्किंग करता है कौन, कमेटी। तो कमेटी वर्किंग बेस्ड ऑन हिज रिपोर्ट। साथ साथ अगर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं किसको, कमेटी को, जो भी उसने एक्शन लिया है, तो उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा, सीएनडीजी करेगा। ही स्क्रूटनाइज द नोट्स व्हिच मिनिस्ट्री सबमिट टू द कमेटी। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच में लिंक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, आपको ध्यान रखना है कमेटी एंड सीएनडीजी के बारे में। ये पूरा पूरा बेसिक बात करता था, पूरा ओवरव्यू था हमारे बेसिक का। अब इसके अंदर आते कौन कौन से ऑडिट होता है पीएसयू के अंदर, तो उसकी जब बात करें तो यहाँ पे हमारे 5 ऑडिट आते हैं। कौन कौन से ऑडिट की बात करता है, एक हमारा फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एज पर एएफआरएफ, उसको हम फाइनेंशियल ऑडिट ही बोलते हैं। और उसमें एक्सप्रेस कौन करेगा ओपिनियन, सीएनएजी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट मींस जो भी आपकी कंप्लायंस है, जो भी आपकी लॉ एंड रेगुलेशन है भैया वो कंप्लाई तो कराए ना आपने एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, वो हमारे कंप्लायंस ऑडिट का पार्ट बनता है। इसके अंदर 2 पार्ट आता है, एक रेगुलेटरी, एक प्रोप्राइटी। रेगुलेटरी मींस लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करा नहीं करा उसके रिगार्डिंग बात करेगा। प्रोप्राइटी मींस आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है या नहीं है, एथिकल कंडक्ट हुआ है नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग बात करता है। प्रोप्राइटी जो बात करता है ना वो सब्सटेंस की बात करता है। हमारी जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बात करता है ट्रांजैक्शन हुई है तो रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही। प्रोप्राइटी बात करता है कि भैया आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका होना जरूरी था, वो सारी चीजें वो सब्सटेंस पे जाता है तो वो प्रोप्राइटी होता है। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ बात की भी करेंगे प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर। प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, क्वेश्चनिंग ऑन द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। जो मैं आपको ऑलरेडी बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम ट्रांजैक्शन देखते हैं भाई एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रहा नहीं हो रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट जब प्रोप्राइटी ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं भाई ट्रांजैक्शन का होना जरूरी था क्या, और ट्रांजैक्शन जो हुई है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हुई है क्या, वो सारी चीजें आप टेस्ट करोगे, वेरीफाई करोगे ट्रांजैक्शन को कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में हुई है, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, वो सारी चीजें आप वेरीफाई करोगे। सर ये कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स मींस जो परंपराएं हैं उनका कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ। जैसे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि भैया आप टैक्स के मनी को वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, बट हम ये प्री अज्यूम मान के चलते हैं भाई टैक्स का पैसा वेस्ट नहीं करना, तो वही चीजें होती है कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स। इसमें एक दिक्कत आती है, यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, बट ये कौन डिपेंड होता है हमारे किस पे, सब्जेक्टिविटी पे, तो इसके एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी आ जाता है तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या कहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल ऑडिट है, जो आपकी कंप्लायंस ऑडिट है, जो आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट है, तीनों को मिला देंगे हमारा बन जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। फाइनेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, तीनों को मिला के हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बन जाएगा। और इसमें जो ऑडिट करते हैं वही चीज ऑडिट करेंगे अदर देन द फील्ड विच आर ऑलरेडी कवर्ड, जो पहले से कवर्ड हो रखे उसके अलावा जो फील्ड है उनको कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर। एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोला जाता है इसको, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है। अब इसके बाद जो आता है हमारा लास्ट, वो आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। ये काफी लेंथी और काफी इंपॉर्टेंट है, May 25 के लिए आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, आपके प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, आपके एक्टिविटी के रिगार्डिंग में, आपके फंक्शंस के रिगार्डिंग में, उनके रिगार्डिंग में जो भी प्रोग्रेस है, जो भी परफॉर्मेंस है उसको असेस करेगा। किस लिए असेस करेगा, टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, टू इनिशिएट करेक्शन एक्शन एंड टू एनहेंस ई मींस इकोनॉमी
एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तीनों को एनहेंस करने के रिगार्डिंग ये असेसमेंट करता है परफॉर्मेंस की। इसके अंदर इश्यूज भी आते हैं, ई हमारे क्या है, इश्यूज भी पार्ट बनते हैं। इकोनॉमी का एक इशू होता है, एफिशिएंसी का एक इशू होता है एंड इफेक्टिवनेस का एक इशू होता है। तीनों को रिजोल्व करता है, तीनों को एनहेंस करता है परफॉर्मेंस ऑडिट। और इसके अंदर हम प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट की भी बात करेंगे। ये पूरा पूरा ओवरव्यू था पीएसयू चैप्टर का। अब फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। जब हम चलते हैं स्टार्टिंग में, तो इसमें गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है जो 51% है वो पेड ऑफ कैपिटल से ज्यादा या 15% होल्ड करती है, सीजी या एसजी, वो हमारे गवर्नमेंट कंपनीज की पार्ट बनती है। कैटेगरी कौन सी होती है पीएसयू की, डिपार्टमेंटल मैनेज्ड अंडरटेकिंग्स होती है, जो हमारी रेलवे होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, कॉर्पोरेशन होते हैं, वो सारे हमारे पीएसयू का पार्ट बनती है। अब इसमें ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा, सी एंड एजी ऑडिट कंडक्ट करेगा थ्रू आईएएडी डिपार्टमेंट। और इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज को हम बोलते हैं कमर्शियल ऑडिट भी, जिसके अंदर सीए फर्म अपॉइंट होती है। और उसको डायरेक्ट कौन करेगा, सी एंड एजी डायरेक्ट करेगा, भैया आपको कैसे ऑडिट कंडक्ट करना है। और सी एंड एजी के पास राइट भी होता है सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कराने का विद इन 60 डेज। ये सारी चीजें मैं आपको ओवरव्यू में बता चुका हूं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सी एंड एजी के बारे में बात करता है। जब आर्टिकल 148 की बात करेंगे तो यहाँ पे अपॉइंट हुआ है सीएनडीजी किससे, प्रेसिडेंट से, उसके बारे में बात करेगा आर्टिकल 148। और अगर उसने मिसबिहेव करा या वो इनकैपेसिटी हुआ तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग बात करता है आर्टिकल 148। 149 क्या कहता है भैया, सी एंड एजी की ड्यूटीज, पावर, कंडीशंस, वो सारी चीजें बात करेगा 149। 150 क्या कहता है भैया, प्रेसिडेंट है ना, वो प्रिस्क्राइब करेगा किस फॉर्म में अकाउंट को आपको कैप्चर रखना है, वो प्रेसिडेंट इन्फॉर्म करेगा। बट सी एंड एजी उसको एडवाइस कर सकता है, आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसके बाद आर्टिकल 151 क्या कहता है भैया, सी एंड एजी है ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो बाद में जाके पार्लियामेंट में चली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ये सारे आर्टिकल्स एमसीक्यू के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो गई बेसिक। अब सी एंड एजी के बारे में बात करेगा भैया, 6 ईयर का टर्म होता है ऑफिस के अंदर और मैक्सिमम उसका 65 एज तक हो सकता है। और वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द कमिटी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि भैया जो उसकी रिपोर्ट है उस पर कमिटी की वर्किंग होगी, साथ साथ वो स्क्रूटनाइज करता है किस चीज को, मिनिस्ट्री ने जो भी सबमिट करा है वो कमिटी को जो भी अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करे उसके रिगार्डिंग वो स्क्रूटनाइज करेगा। और इसके रिगार्डिंग आप बेसिक है पढ़ लेना। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सी एंड एजी ऑडिट। सी एंड एजी किस किस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कंडक्ट करेगा, उसी के रिगार्डिंग है। कमर्शियल एंटरप्राइज की करेगा, अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द यूनियन एंड स्टेट रेवेन्यू। इट मींस आईआईटी, इग्नू जो पूरी सब्सटेंशियली फाइनेंस करा हुआ है स्टेट ने या सेंटर ने, उसके रिगार्डिंग भी ऑडिट कंडक्ट करेगा। नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी जो जैसे हमारे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, उसके रिगार्डिंग भी कंडक्ट करेगा। और ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेस, उसके रिगार्डिंग भी सी एंड एजी कंडक्ट करेगा। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ कमिटी दैट कंसिडर्ड ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटी। इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 3 कमिटी आती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेशन कमिटी, कोपू मींस कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये तीनों कमेटी की बात करेंगे। पैक कमेटी क्या करती है, जो मैं आपको बेसिकली बता चुका हूं कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स है उसके ऑडिट को रिव्यू कौन करेगा, पैक कमेटी रिव्यू करेगी। इसके रूल्स क्या क्या होते हैं भैया, जो भी मनी लीगली डिसबर्स हुई है जिस पर्पस के लिए वो अप्लाई हुआ है नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग आप चेक करोगे। साथ साथ जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं वो ऑथराइज है ना, उसके रिगार्डिंग आप चेक करोगे। और आप एग्जामिन करोगे जो भी ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज है, इट मींस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग आप एग्जामिन करोगे जो भी ऑडिट कंडक्ट कराए सी एंड एजी ने। और साथ साथ appropriation has been made in accordance with provision हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें आप चेक करोगे। ये सारे रूल्स है पीएसी कमेटी के। अब इसको आप लर्न कैसे करोगे, पीएसी कमेटी के पीएसी रूल है। पी मींस पर्पस क्या था, जो भी लीगली मनी डिस्बर्स हुआ था, जो पर्पस था वो अप्लाई हुआ नहीं हुआ वो चेक करोगे। ए मींस जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं वो ऑथराइज थे ना, वो चेक करोगे। सी मींस जो भी ऑडिट कंडक्ट करा है सी एंड एजी ने, वो सेम भी ऑटोनोमस एंड ऑटोनोमस बॉडीज का, उसके रिगार्डिंग आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। और आर मींस रीएप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन और नॉट, ये आप चेक करोगे पीएसी कमेटी के बारे में। अब ये पीएसी कमेटी जो होता है ना, ये एक तरह से एडवाइजरी का काम करता है। ऐसा नहीं है कि पीएसी कमेटी को लगा यार ये गलत है तो वहां जाके उसको रोक दे, पीएसी कमेटी के हाथ में है ही नहीं। बल्कि पीएसी कमेटी तो जब वर्क करता है जब ऑलरेडी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो चुके हैं, उसके बाद में भैया अपना रिव्यू देता है कि यार हमारा रिव्यू तो ये कहता है, मिनिस्ट्री कहते हैं हमको घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे रिव्यू से, तुम दो चाहे मत दो। तो पीएसी कमेटी का बस इतना सा काम है, वो आके सिर्फ रिव्यू देके जाएगा। फिर आता है हमारा एस्टिमेशन कमेटी।
एस्टिमेशन कमिटी मींस जो भी बजट में एस्टिमेट्स लगाए हैं उसके एस्टिमेट्स को रिव्यू करेगा, भाई सही एस्टिमेट से नहीं है। जो भी प्रोग्राम से जो इनिशिएटिव्स आप चालू करोगे उसमें जो आप एस्टिमेशन लेके आ रहे हो उसके रिगार्डिंग वो चेक करेगा, भाई वो एस्टिमेट सही है नहीं है, वो सारी चीजें चेक करेगा, सजेस्ट करेगा अल्टरनेटिव पॉलिसीज फॉर एफिशिएंसी, सजेस्ट करेगा फॉर्म ऑफ विच एस्टिमेशन शैल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, और एग्जामिन करेगा मनी सही से लेड आउट हुई है नहीं हुई उसके रिगार्डिंग, और भैया रिपोर्ट करेगा इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये सारे रोल्स होते हैं एस्टिमेशन कमेटी के। अब ये भी एस्टिमेशन कमेटी है ना, ऐसा नहीं है कि भैया आपने जो एस्टिमेशन डिसाइड करा वही डिटरमाइन होगा, ऐसा नहीं, ऑलरेडी एस्टिमेशन डिटरमाइन हो जाता है, फिर बाद में एस्टिमेशन कमेटी आती है कि भाई हमारा तो एस्टिमेशन ये कहता है इसमें गलत एस्टिमेशन है, तो भी मिनिस्ट्री ये बोलेगा हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमने तो एस्टिमेशन बना लिया, हम आगे चल रहे हैं। तो इसका भी काम इतना ही है, बस वो एस्टिमेशन देता रह जाएगा, बाकी मिनिस्ट्री के ऊपर है वो उसको लेना चाहता है नहीं लेना चाहता। और इसके अंदर ही एक एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है कि कमिटी डज नॉट कमेंट अपॉन द पॉलिसी जो अप्रूव हो गई, पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी अप्रूव हो गई, वो पॉलिसी के ऊपर वो कमेंट नहीं कर सकता अनलेस उसको लगता है कि भैया वो पॉलिसी से अचीव नहीं हो सकता डिजायर्ड रिजल्ट, तो भैया वो नोटिस ला सकता है, बस ब्रिंग नोटिस ओनली, और कुछ नहीं कर सकता एस्टिमेशन कमिटी, इससे ज्यादा उसके हक में कुछ नहीं है। ये एस्टिमेशन कमेटी की बात करता है। फिर आता है हमारा कोपू। कोपू मींस हमने बताया था इसके अंदर पीएसयू के जो भी अकाउंट्स है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिव्यू कौन करेगा, कोपू। तो इसमें भी यही बोले सी कोपू एक्सरसाइज द सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द पीएसयू, जो पैक एक्सरसाइज करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, सेम वो पीएसयू के ऊपर एक्सरसाइज करता है कौन, कोपू। इसके भी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एग्जामिन करना रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, एग्जामिन करना रिपोर्ट ऑफ सीएनडीजी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, भैया ऑटोनोमी एंड एफिशिएंसी की रिगार्डिंग बात करेगा, एग्जामिन करेगा, एक्सरसाइज करेगा अदर फंक्शन वेस्टेड इन पैक एंड एस्टिमेशन कमिटी विच इज नॉट कवर्ड अबव, वो सारे एक्सरसाइज कौन करेगा, कोपू एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारे आपके रोल्स होते हैं। तो हमने अभी 3 कमिटी के बारे में देखा, पैक, एक्ट, कोपू। पैक किसके रिगार्डिंग बात करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑडिट होगी उसके रिगार्डिंग रिव्यू करता है पैक। इसके अंदर 4 रोल्स थे। पहला रोल क्या था, पी से, पी से हमारा रोल था जो भी मनी लीगली डिसबर्स हुई है उसका पर्पस के लिए अप्लाई हुआ नहीं हुआ वो चेक करोगे, और ए से क्या था, एक्सपेंडिचर जो भी इनकम हुआ है वो ऑथराइज है नहीं है वो चेक करोगे। सी से जो सीएनडीजी ने कंडक्ट करा है ऑडिट सेम ये ऑटोनोमस और ऑटोनोमस का उसके रिगार्डिंग आप एग्जामिन करोगे और री एप्रोप्रिएशन देखोगे, ये पैक का रोल्स थे। इसके बाद आता है हमारा एस्टिमेशन कमिटी। एस्टिमेशन कमिटी एस्टिमेट करेगा जो भी प्रोग्राम से जो भी बजट से उसके रिगार्डिंग एस्टिमेट करेगा, वो एस्टिमेशन कमिटी का काम है, जहां पे आपको सजेस्ट करेंगे कोई अल्टरनेटिव है तो वो सजेस्ट करेंगे, भैया किस फॉर्म में एस्टिमेशन को आप प्रेजेंट करोगे पार्लियामेंट में वो सजेस्ट करेगा, साथ साथ मनी सही से लेड आउट हुई है नहीं हुई वो सजेस्ट करेगा, और जो भी रिपोर्ट करेगा जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, जो भी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हो सकता है जो इफेक्ट कर सकता है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करेगा। बट ये जो भी पॉलिसी अप्रूव हो गई पार्लियामेंट में उसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं करेगा अनलेस उसको लगता है इससे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो सकता, तो वो ब्रिंग कर सकता है नोटिस में, और कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद आता है कोपू। कोपू किस लिए वर्क करता है, कोपू पीएससी के ऊपर वर्क करता है, जो पैक करता है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, सेम कोपू करता है हमारा पीएसयू के ऊपर। इसके रोल्स कौन कौन से हैं, भैया रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा, सीएनडीजी जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है उसको एग्जामिन करेगा, ऑटोनोमस एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग उसको एग्जामिन करेगा। इसके अलावा कोई अदर फंक्शन जो पैक और एक्ट कमिटी ने एक्सरसाइज नहीं करे ऊपर उसको भी एक्सरसाइज करेगा, और एग्जामिन करेगा पब्लिक एंटरप्राइज थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। ये सारे इसके रोल्स होते हैं। ये हमारी कमिटी की बात थी। अब चलते एलिमेंट ऑफ पीएसयू। पीएसयू ऑडिट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा, कितनी पार्टीज होगी इनके अंदर, 3 पार्टीज होगी। एक तो होगा ऑडिटर जो ऑडिट कंडक्ट करेगा, एक होगा रिस्पॉन्सिबल पार्टीज जो मिनिस्ट्रीज होती है जिसकी ऑडिट कंडक्ट हो रही है वो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, जो ऑडिटेबल एंटिटीज होती हैं टीसीडब्ल्यूजी होता है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल पार्टीज होते हैं। और एक आएगा इंटेंडेड यूजर। सर ये इंटेंडेड यूजर कौन होगा ऑडिट रिपोर्ट का, ये पूरी पब्लिक ही तो होगी, भैया टैक्स के तो पैसा यूज कर रहे हो, तो पूरा इंटेंडेड यूजर्स हो जाएंगे। अभी टाइप ऑफ एंगेजमेंट की बात करता है, इससे पहले आता है हमारा सेकंड एलिमेंट सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्फो। सर ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्फो क्या है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको क्या प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी को प्रेजेंट करना है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट मैटर। प्रेजेंट कैसे करोगे, भैया एएफआरएफ के बेसिस पे प्रेजेंट करोगे। तो एएफआरएफ क्या है आपका क्राइटेरिया। जब आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रहे हो एज पर एएफआरएफ तो वो बन जाता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फो। तो ये पूरा हमारा बात करता है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन की। सर इसका रोल क्या है। अब जब टाइप ऑफ एंगेजमेंट में आते हैं, एक होता है आपका अटेस्टेशन एंगेजमेंट,
एक होता है आपका डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, जो हमारा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट होती है वही हमारा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है। अब इसके अंदर भैया ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा, ये तो ठीक है हमें पता है, बट इसके रिगार्डिंग बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करेगी सब्जेक्ट मैटर्स को। सब्जेक्ट मैटर मींस फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, वो कौन मेजर करेगा भैया, वो तो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज करती है ना, वही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, तो उसी के रिगार्डिंग बात करता है रिस्पॉन्सिबल पार्टीज मेजर सब्जेक्ट मैटर, किसमें, अटेस्टेशन एंगेजमेंट में। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट मींस आपकी जो परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, कंप्लायंस ऑडिट होती है, बट इसके अंदर क्या बोलता है, ऑडिटर खुद मेजर करेगा, इवेल्युएट करेगा सब्जेक्ट मैटर को, यहां पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं करेगा, यहां पर ऑडिटर खुद इवेल्युएट करेगा। ये डिफरेंस होता है आपका किसमें, अटेस्टेशन एंगेजमेंट में और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर इन्फो क्या होती है। ये आपके एलिमेंट की बात कर रहा था। अब आता है हमारे ऑडिट्स के ऊपर, हमने पूरा बेसिक देख लिया, सीएनडीजी के क्या रूल्स है, कमेटी क्या है। अब आते हैं हम किस पे, हम ऑडिट्स पे आते हैं। सबसे पहले आता है प्रोप्राइटी ऑडिट, ये ऑलरेडी नवंबर 24 में आ चुका है, तो ये आने के चांसेस है नहीं, फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूं प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्वेश्चनिंग ऑन द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, भैया ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में हुई है, वो सारी चीजें चेक करोगे आप प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर चेक करोगे। टू टेस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों चीजों आप चेक करोगे प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर, और इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स भी है और फंक्शंस भी है जो आप रीड कर लेना, मोर देन इनफ है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंस ऑडिट। फाइनेंस ऑडिट क्या करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कंडक्ट करोगे वही आपका फाइनेंस ऑडिट होता है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, सी एंड एजी एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन। इसके बाद आता है हमारा कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट क्या कहता है, आपने कंप्लाई करा ही नहीं करा लॉ एंड रेगुलेशन का, एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया आपने कंप्लायंस करा ही नहीं करा, वो सारी चीजों का आप असेसमेंट कहां पे करते हो, कंप्लायंस ऑडिट के अंदर करते हो। इसके अंदर आपका रेगुलेटरी आता है, प्रोप्राइटरी आता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। रेगुलेटरी में लॉ रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट आता है, प्रोप्राइटरी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है नहीं है वो चेक करोगे, एथिकल कंडक्ट हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें चेक करोगे। अब इसी के अंदर कंप्लायंस ऑडिट आप कैसे कैसे कर सकते हो, या तो आप भैया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मींस फाइनेंस ऑडिट के साथ कंडक्ट कर सकते हो कंप्लायंस ऑडिट को, या आप इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट कंडक्ट कर लो, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कंप्लायंस ऑडिट को कंडक्ट कर लो। आप ऐसे कंप्लायंस ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस ऑडिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे May 25 में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। May 25 में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है भैया कमेटी के बारे में, या परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में पूछ सकता है, या आपकी ऑडिट रिपोर्टिंग है ना लास्ट में उसके बारे में पूछ सकता है। जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है। आप असेस करिए परफॉर्मेंस को, किसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, प्रोग्राम के रिगार्डिंग, एक्टिविटी के रिगार्डिंग, फंक्शंस के रिगार्डिंग। क्यों आप असेस करिए परफॉर्मेंस को, टू इंप्रूव द अकाउंटेबिलिटी, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, टू इवेल्युएट इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसके रिगार्डिंग आप इवेल्युएट करते हो, इसलिए आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। अब इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस करते हो आप, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी का, इकोनॉमी मींस भैया आप कम से कम रिसोर्स को यूज करो, कम से कम रिसोर्स को यूज करो, इट मींस लो कॉस्ट। आपने भैया जो भी रिसोर्स को यूज करा है वो इकोनॉमिकली यूज करा है नहीं करा, उसके रिगार्डिंग जो बात करता है वो कहते हैं इकोनॉमी। फिर आता है हमारा एफिशिएंसी। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है इनपुट आउटपुट रेशियो, कि भाई आप आउटपुट तो सबसे ज्यादा रखो, इनपुट सबसे कम रखो, जिससे आपका मैक्सिमम रिसोर्स को यूटिलाइज कर सको, उसके रिगार्डिंग बात करता है एफिशिएंसी। इसमें आप क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे कि भैया ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा नहीं करा, उसके बारे में बात करोगे। रिसोर्स प्रॉपर्ली एलोकेट हुआ है, मेंटेन करा है, उसके रिगार्डिंग बात करोगे। साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो हुई है नहीं हुई, उसके रिगार्डिंग बात करोगे। एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ है नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग बात करोगे। फिर इसके बारे में बात आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस की जब बात करेंगे इसके अंदर क्या आएगा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ ही नहीं हुआ, और जो भी रिलेशनशिप था आपका इंटेंडेड इंपैक्ट का और एक्चुअल इंपैक्ट का, वो सारी चीजें आप इसके अंदर इफेक्टिवनेस के अंदर कंसीडर करोगे, और इसको आप रीड कर लेना। ये हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या कहता है, परफॉर्मेंस ऑडिट कहता है कि आप असेस करो परफॉर्मेंस को, किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, जिससे आपकी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो, साथ साथ एनहेंस हो, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आपकी एनहेंस हो। इसी के रिगार्डिंग 3 एड्रेस करेंगे इश्यूज के अंदर, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके रिगार्डिंग आपको रीड कर लेना। फिर इसके अंदर आता है प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब हम बात करते हैं सर प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो आप पहले प्लानिंग में सबसे पहले क्या करोगे, आप अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी के, उसके प्रोग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग लोगे। सर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कहां से, पॉलिसी डॉक्यूमेंट से।
पास्ट ऑडिट से, मीडिया कवरेज से, डॉक्यूमेंट ऑफ एंटिटी से, इन सबसे क्या लोगे आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। फिर आप डिफाइन करोगे भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका स्कोप क्या है ऑडिट का, वो सारी चीजें आप डिफाइन करोगे। इसके बाद आप डिटरमाइन करोगे ऑडिट क्राइटेरिया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कैसे डिटरमाइन करोगे ऑडिट क्राइटेरिया? ऑडिट क्राइटेरिया शुड बी सोट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज। इन फॉलोइंग रिसोर्सेज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर मैनुअल है एंटिटी का उसको कंसीडर करो, जो भी पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड है, डायरेक्शन है, उसको कंसीडर करो, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन को कंसीडर करो, क्राइटेरिया यूज बाय द सेम एंटिटी उसको यूज करो, न्यू और एस्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज है उसको यूज करो। इसके बेसिस पर आप डिटरमाइन करोगे ऑडिट क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप डिसाइड करोगे ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच में डिसाइड करते टाइम आपके मेथड्स होते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे मेथड होते हैं हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग। इसके बाद होता है डेवलप करो ऑडिट क्वेश्चंस, आप प्रिपेयर करो ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, स्टेब्लिश करो टाइम टेबल, इन्फॉर्म करो ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटीज। ये सारे आपके प्रोग्राम का पार्ट बनता है, ये सारे आपके प्लानिंग के पार्ट बनते हैं। तो प्लानिंग के अंदर क्या क्या करोगे? पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी का, अंडरस्टैंडिंग ले ली, ऑब्जेक्टिव बनाओ, स्कोप बनाओ। ऑब्जेक्टिव और स्कोप बना लिए, आप डिटरमाइन करो ऑडिट क्राइटेरिया, डिटरमाइन कर लिया ऑडिट क्राइटेरिया। फिर आप ऑडिट अप्रोच को डिसाइड करो, जिसके अंदर हम मेथड्स की बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट की। फिर आप ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स को प्रिपेयर करो और साथ साथ स्टेब्लिश करो टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, वो सारी चीजें करो। ये सारी आपके प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करता है। फिर हमारी आती कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। इट इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस होते हैं ये आपको एक बार रीड कर लेना, मोर देन इनफ है। अब इसके बाद आते हैं हम ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG। इसके अंदर भैया जो C&AG की ऑडिट रिपोर्ट होती है PSU की, वो प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट के अंदर 4 पार्ट के अंदर। कौन कौन से 4 पार्ट के अंदर? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, जनरल रिव्यू का, जिसके अंदर वर्किंग रिजल्ट होगा किसका? गवर्नमेंट कंपनीज का, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज का, इनकॉर्पोरेशन का। यहाँ पे हम PSUs की बात कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ PSUs की बात कर रहे हैं, उसी की रिपोर्ट प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट में, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो भैया किसका? जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स का। सेकंड, आप रिजल्ट दोगे किसके रिगार्डिंग? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल का रिजल्ट दोगे, सेलेक्टेड अंडरटेकिंग का, कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड। सर अदर देन सेलेक्टेड अंडरटेकिंग, उसका भैया सिग्निफिकेंट रिजल्ट दोगे, नोट टेकन अप फॉर द अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड, उसका वो प्रेजेंट करोगे। साथ साथ कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट जो होगी, जो भी सबमिट कराए C&AG के रिस्पेक्ट में, वो आप प्रेजेंट करोगे। साथ साथ जो भी कमेंट होंगे गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट के ऊपर, वो भी आप प्रेजेंट करोगे। ये 4 पार्ट के अंदर आप रिपोर्टिंग करोगे ऑडिट ऑफ PSUs के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के अंदर। ये पूरा हमारा PSU चैप्टर था, जहां पे हमने स्टार्टिंग से देखा क्या गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है, हमने C&AG क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, वो सारी चीजें देखी। हमारी यहाँ पे कमिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी अच्छे से लर्न करके जाना कमिटीज को। ये कमिटीज के बारे में देखा हमने। फिर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं MCQ में पूछ सकते हैं, आपको देख के जाना है। फिर हमने यहाँ पे ऑडिट की बात करी, प्रोप्राइटरी ऑडिट की बात करी, जो वेरिफिकेशन करता है किसके? सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करता है यहाँ पे। फिर आता है हमारा फाइनेंस ऑडिट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। कंप्लायंस ऑडिट की आपने कंप्लायंस करा नहीं करा लॉ एंड रेगुलेशन का एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, वो आप चेक करोगे। फिर हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट मोस्ट इंपोर्टेंट May 25 के लिए, इसको काफी अच्छे से याद करके जाना। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, यहाँ पे आप असेस करते हो परफॉर्मेंस को किसके रिस्पेक्ट में? OPEF के रिस्पेक्ट में। OPEF मींस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी, फंक्शन के रिस्पेक्ट में, टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इवेल्युएट द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसके अंदर हम 3 इश्यूज को एड्रेस करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। प्लान कैसे करोगे परफॉर्मेंस ऑडिट को? सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे, कहां से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। फिर आप डिटरमाइन करोगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उसके बाद ऑडिट क्राइटेरिया को आप डिटरमाइन करोगे, ये आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। इसके बाद आप डिसाइड करोगे ऑडिट अप्रोच, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स को प्रिपेयर करोगे, और उसके बाद टाइम टेबल एंड रिसोर्स के रिगार्डिंग प्रिपेयर करोगे। वो सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। फिर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की बात करते हैं, इसको आप बोलते हैं एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, और इसके अंदर फाइनेंस ऑडिट भी आता है, इसके अंदर कंप्लायंस ऑडिट भी आता है, और इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट भी आता है। तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बन जाती है। इसके इश्यूज जो है उसको आप एक बार रीड कर लेना। इसके बाद आती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG, जो अभी हमने डिस्कस करी। यहाँ पे हमने PSU को और ESG को, दोनों को काफी अच्छे से कवर कर लिया। सो थैंक यू गाइस।